Hello everyone, welcome again. We create JR folder. So friend, today we will discuss a new topic, capital budgeting. कैपिटल बजटिंग को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो एनटीए एग्जाम के अंदर आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर के अंदर। वहां से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो एनटीए नेट है वो किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करता है और आप जो अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, कैपिटल एंड बजटिंग। तो बजटिंग का मीनिंग क्या है कि फ्यूचर में जो एक्सपेंस होने वाले हैं उनसे रिलेटेड आज ही क्या कर लेना, कुछ एस्टिमेशन लगा लेना कि कितने एक्सपेंस हमारे फ्यूचर के अंदर होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप घर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक हाउस बना रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और उस घर को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा तो उसका बजट आप पहले ही प्रिपेयर कर लेते हो ना, एट प्रेजेंट, क्योंकि इस टाइम ही प्रिपेयर कर लेते हो ना एट प्रेजेंट में। फ्यूचर में होने वाला खर्चा है वो, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन होने वाली है, लेकिन आपने क्या किया उस कंस्ट्रक्शन को लेके अभी एट प्रेजेंट क्या कर ले, बजट प्रिपेयर कर कि इतना इतना एक्सपेंस मेरा फ्यूचर में होने वाला है। ये आपने क्यों किया? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने वो घर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना ही अमाउंट, उतना फंड अवेलेबल नहीं है, तो बीच में क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो आप कोई कार परचेज करने वाले हो, अब वो कार परचेज जो कर रहे हो, अगर आप क्या करोगे, कार को परचेज करने से पहले एक बजट देखोगे कि आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, उस कार को परचेज करोगे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, फ्यूचर में जो होने वाला एक्सपेंस है उससे रिलेटेड आपने अभी क्या कर लिया, एक एस्टिमेशन लगा लिया। तो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है? इफ यू रिमेंबर वी ऑल्सो डिस्कस इन आवर प्राइवेट वीडियो कि फाइनेंशियल मैनेजर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है किसी भी फर्म से रिलेटेड, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है आपके? वो फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या देखा था कि जो फंड मैनेजर वो कैसे पैसे को इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। वहां पे हमने 2 पार्ट देखे थे कि कैपिटल बजटिंग होगा और सेकंड क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे किसके ऊपर, कैपिटल बजटिंग के ऊपर। वर्किंग कैपिटल आपका शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए है, कैपिटल बजटिंग क्या होगा फिर आपका लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, ठीक है ना। तो कैपिटल बजटिंग में हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन देखेंगे, लेकिन कहां पर, जो आपके लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए आपके क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे, उन पे हम फोकस करेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर। देखो हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी कंपनी के क्या हो, फंड मैनेजर हो, ठीक है ना, और कंपनी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 10 करोड़ रुपए को क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से। तो आप इस फंड को कैसे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो आपके पास मानो 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। जो 10 करोड़ रुपए किस प्रोजेक्ट में लगाओगे आप, ए में, बी में, फिर सी में, या फिर हो सकता है तीनों में, या फिर हो सकता है कि स्पेसिफिक ए में या फिर बी में या फिर सी में ही क्या करोगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। तो ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि जो मेरे पास प्रोजेक्ट है और जो फंड अवेलेबल है, क्या वो फंड और जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होने वाली है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने वाली है, क्या वो उसके लिए फंड अवेलेबल, जो अवेलेबल फंड है क्या वो काफी है, ठीक है ना, कहीं और फंड रिक्वायरमेंट तो नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो प्रोजेक्ट बी है ना, इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, अगर आप प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने की होगी, 50 करोड़ रुपीज की। तो अब ये बताओ क्या वो फंड मैनेजर बी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का डिसीजन लेगा? बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50 करोड़, लेकिन उसके पास फंड क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारी ये डिफिकल्टी या फिर एक डिसएडवांटेज बन जाएगी कि जो फंड है ना वो लिमिटेड अवेलेबल है हर फर्म के पास, ठीक है ना। उन अवेलेबल फंड को देखते हुए हमें क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट अपने लिए क्या करना है, अपने फर्म के लिए चूज करना है। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे बी तो अपने आप क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बचे 2, ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है, जो फंड मैनेजर उसके पास कितना फंड अवेलेबल है, कंपनी के पास कितना फंड अवेलेबल है, और जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। कम से कम हमारे पास इतना फंड अवेलेबल हो कि हम अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, कवर कर सके। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास इनिशियल फंड अवेलेबल है, ठीक है, जितना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास सी प्रोजेक्ट है और इसके लिए चाहिए हमें 9 करोड़ रुपए। तो क्या हमारे पास रुपीज है इतने? हाँ है। हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है, 10 करोड़। तो फंड मैनेजर ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ प्रोजेक्ट सी में जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए ना उतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, ठीक है। फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा, अब डिसाइड किया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट सी में जो पैसा लगाया है क्या वो फर्म के लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है,
ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। यहाँ पे मैं प्रोसेस भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, और प्रोसेस से क्वेश्चन काफी बार बन चुका है एग्जाम के अंदर। क्लियर यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कैसे इन्वेस्ट करना है मनी को और कहाँ करना है, कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आप केयरफुल असेसमेंट करोगे किसका, जो आपके पास वेरियस टाइप के क्या है प्रोजेक्ट है, और वो असेसमेंट आप कैसे करोगे, कैपिटल बजटिंग की हेल्प से। तो कैपिटल बजटिंग आपका क्या हुआ, कैपिटल बजटिंग आपका पूरा प्रोसेस है जो आपकी हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। किसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, अगर आपको फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, उसके लिए आपकी हेल्प करता क्या, कैपिटल बजटिंग। एक पूरा प्रोसेस है जो आपको बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। ये क्लियर? तो मैंने बोला यहाँ पे एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ क्या होंगे, टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है ना। प्रोसेस का कब बनता है, तब उसके अंदर काफी सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होकर क्या बनता है, एक पूरा प्रोसेस बनता है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ध्यान से सुनना। हाँ, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, प्लानिंग करना। तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, प्लानिंग करो, ठीक है ना। प्लानिंग क्या, कि आपके पास जो फंड अवेलेबल है क्या वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए काफी है, ठीक है, प्लानिंग किया आपने। फिर क्या करोगे, इवोल्यूशन करोगे। इवोल्यूशन क्या, कि कितना कैश फ्लो वहां से जनरेट होगा, और जो कैश फ्लो जनरेट होगा क्या वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। वो प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, कुछ टेक्निक की हेल्प से, ठीक है ना। और टेक्निक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपकी कैपिटल बजटिंग के अंदर, प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक एंड कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक, ठीक है। कहीं कहीं बुक में आपको मिलेंगी डिस्काउंटिंग बेस्ड टेक्निक एंड नॉन डिस्काउंटिंग बेस्ड टेक्निक। हम हर एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे लेटर ऑन दिस वीडियो। ये चीज क्लियर हुई। तो हमने प्लानिंग की कि हमारे पास फंड अवेलेबल है या फिर नहीं है। सेकंड हमने क्या किया, इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन के अंदर हमने ये चेक किया कि जो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं वहां से कितना कैश जनरेट होगा। सेकंड, वहां पर जो प्रॉफिट, वो प्रोजेक्ट है मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी किससे देखेंगे हम, टेक्निक से, जो कैपिटल बजटिंग के अंदर आपकी क्या है, गिवन है, ठीक है। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें लगा कि प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे क्या किया, थर्ड स्टेप में सिलेक्शन किया ना, कि अगर वो प्रॉफिटेबल है तो हम क्या कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे लिए फोर्थ स्टेप क्या होगा, उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर देना फर्म के अंदर। इंप्लीमेंट करने के बाद कंट्रोलिंग जरूरी है ना। अगर ये तो है नहीं कि आपने फर्म के अंदर कोई भी एक बार प्लान कुछ भी इंप्लीमेंट कर दिया, उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ साथ उसको रिव्यू करना पड़ेगा क्या जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा, ठीक है। ये हो आपका क्या हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ किसका, कैपिटल बजटिंग का। तो हमने क्या स्टेप देखे कैपिटल बजटिंग के अंदर, आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने प्लानिंग की, देन आपने इवोल्यूशन किया, इवोल्यूशन आपने टेक्निक्स की हेल्प से किया, देन आपने इवोल्यूशन करने के बाद प्रोजेक्ट आपके लिए हेल्प प्रॉफिटेबल है तो आपने उस प्रोजेक्ट का क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, देन आपने उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया, देन कंट्रोल एंड देन रिव्यू। ये आपका क्या बना, पूरा प्रोसेस बना किसका, आपका कैपिटल बजटिंग का। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे दो वर्ड बोले कि आपको जो टेक्निक है ना वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक एंड कुछ कैश बेस्ड टेक्निक। और फिर मैंने कहा कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या, डिस्काउंटिंग बेस्ड टेक्निक एंड नॉन डिस्काउंटिंग बेस्ड टेक्निक। तो हम यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक क्या होंगे, प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक क्या होगी। और तब हम टेक्निक को डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं बताऊंगी कि कौन सी टेक्निक आपकी डिस्काउंटेड बेस्ड है, कौन सी आपकी नॉन डिस्काउंटेड बेस्ड है, ठीक है ना। डिफिकल्ट टर्म नहीं है, तब हम एक एक टेक्निक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इजिली आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्काउंटेड क्या और नॉन डिस्काउंट क्या है। सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का बेस है कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक, ठीक है ना। कैश फ्लो बेस्ड को समझना कि कैश फ्लो बेस्ड है क्या आपका, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रॉफिट बेस्ड क्या आपका। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैश फ्लो बेस्ड की, तो ये बताओ तब भी मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ना, जो मैंने जस्ट अभी बताया आपको, ठीक है ना। आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगने वाली है उस प्रोजेक्ट में, और जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगने वाली है क्या उतना फंड अवेलेबल है या फिर नहीं है, करोगे ना। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखोगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कब, जिस दिन आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे एट द वाई जीरो, मतलब कि एट द पीरियड ऑफ जीरो, ठीक है, कितना कैश आउटफ्लो होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या, कितना कैश आपका जाने वाला उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, ये आप चेक करोगे, ठीक है। तो आपका कैश कहाँ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप फिक्स एसेट परचेज करोगे, कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उसके लिए क्या है, आपको फिक्स एसेट्स परचेज करनी है, तो उसके लिए कितना कैश जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आउटफ्लो क्या होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, जो भी आप फिक्स एसेट्स परचेज करने वाले हो। अब आपने फिक्स एसेट परचेज की है, अब आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ आपकी वर्किंग कैपिटल लगेगी इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर उसके अंदर क्या कर दोगे, वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दोगे।
मान लो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पे गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आपको अगर आपको ऐसे ही कोई सब्सिडी या फिर कोई ग्रांट रिसीव हुई है तो उस टोटल आउटले में से क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। लेट्स से मेरी फिक्स एसेट आई 10 लाख की, ठीक है, वर्किंग कैपिटल की 5 लाख की, टोटल अमाउंट 15 लाख की। वहीं पे मेरे को गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी, कितने की, 1 लाख की, तो मेरे को बेनिफिट हुआ ना 1 लाख का। एक्चुअल में मेरा कैश कितना आउटफ्लो हुआ है, 14 लाख का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना कंसिडर करूंगी, 14 लाख का, ठीक है। अगर कोई मिली है, अगर नहीं मिली तो हम फिक्स एसेट प्लस क्या कर देंगे, जो भी मेरी वर्किंग कैपिटल लगने वाली है स्टार्टिंग में उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसको ऐड कर दो, तो जो टोटल अमाउंट होगी वो मेरे लिए क्या होगी, टोटल कैश आउटफ्लो एट द इनिशियल स्टेज। ये पता क्लियर, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज ये हुई। फिर बाद में क्या होगा, सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर, अब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, अब टाइम पीरियड तो होगा ना उस प्रोजेक्ट का, तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक कितना कैश फ्लो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, कैश फ्लो बोल रही हूँ, कैश फ्लो के अंदर दोनों आएंगे, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक आउटफ्लो फिर इनफ्लो कंसीडर नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ, कैश फ्लो कितना हुआ है, फ्लो के अंदर कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, कैश इनफ्लो कितना हुआ है। तो आपका सेकंड क्या, आपका सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो क्या, कि आपने जिस दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ईयर 1 पे अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिस दिन आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उससे लेके ईयर एंड तक, ईयर एंड तक आपका प्रोजेक्ट में कितना कैश का क्या हुआ है, फ्लो हुआ है, ठीक है। वो आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे इसके अंदर, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो के अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, कुछ ना कुछ आप प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करके क्या करोगे, सेल करोगे, ठीक है ना। यहीं पर हम तो एडवांटेज पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग की, तो वहां पे देखोगे कि कैपिटल बजटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कैपिटल बजटिंग की, जो कि पूरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड है ना बच्चों आपकी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के ऊपर। अगर आपका बजटिंग डिसीजन अच्छा है तो आप अच्छा प्रोडक्शन करोगे, सेल करोगे और क्या करोगे, ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करोगे। अगर आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कहीं पर भी कोई गड़बड़ रही, वहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। जितने भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी, आपकी कैपिटल बजटिंग की, क्योंकि इसके ऊपर फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डिपेंड है। तो यहाँ पर आपने जो भी सेल की और सेल से जितना भी इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, वो लिख दोगे। अब सेल करने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगी, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी, ठीक है ना, वो क्या कर दोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे कैश फ्लो हम क्या पढ़ रहे हैं कि तो क्या कहां से कैश फ्लो होगा, बट ये बताओ क्या जो डेप्रिसिएशन है क्या वो एक्चुअल में कैश फ्लो है, क्या वो एक्चुअल में कैश आउटफ्लो है, नहीं ना। डेप्रिसिएशन किसी को दिया नहीं जाता, वो क्या ओनर अपने पास ही रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ से माइनस क्यों किया, हमने सिर्फ इसको माइनस किया है टैक्स को कंसीडर करने के लिए, क्योंकि तब हमें इनकम टैक्स ने हमें बेनिफिट दे रखा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमें बेनिफिट दे रखा है कि आपको जो टैक्स पे करना है वो डेप्रिसिएशन को माइनस करके करना है। तो जस्ट हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और उसमें से जो भी टैक्स की अमाउंट होगी वो माइनस करेंगे और आपका क्या जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे ही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा ना बच्चों, आप क्या कर दोगे, वापस से डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। आपने एड बैक क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, ठीक है। एक्चुअल में आपका कैश का फ्लो हो ही रहा डेप्रिसिएशन के थ्रू, इसलिए आप क्या कर दोगे, वापस से डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दोगे। तो ये चीज क्लियर हुई ना अच्छे से, पक्का, ठीक है। तो यहां से जो अब आपकी अमाउंट निकलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, कि कितना टोटल कैश का इनफ्लो हुआ है, कब, आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर अच्छे से, पक्का। तो अगर मान लो आपने सब्सिक्वेंट ईयर में कोई नई मशीन का मशीन के अंदर कोई रिनोवेशन करवाया, ठीक है ना, उसके अंदर कोई अलग से पार्ट डाला, ठीक है, जिसकी है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, कोई भी मशीन के ऊपर, या फिर कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाई, तो उसका क्या करेंगे, तो उसको जो भी मेरा कैश इनफ्लो हुआ है आफ्टर टैक्स उन सब्सिक्वेंट ईयर में, उसमें से क्या कर दूंगी, इसको मैं माइनस कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर आपने कोई भी एडिशनल फिक्स एसेट इंक्लूड की है या फिर कोई भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल डाली है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप क्या करोगे, उस अमाउंट को कैश इनफ्लो हुआ है जो आपका आफ्टर टैक्स, उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और जो अमाउंट बचेगी वो आपके लिए क्या होगा, टोटल कैश इनफ्लो उस प्रोजेक्ट से। क्लियर। तो हमने दो टाइम पीरियड कंसीडर किया। सबसे पहले इनिशियल टाइम पीरियड कि हमने तब प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो कितना कैश आउटफ्लो होगा,
फिर हमने देखा इनिशियल पीरियड तक हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एंड पीरियड तक हमारे पास कितना कैश का क्या हुआ है, फ्लो हुआ है, ठीक है, सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड के अंदर। देन हम देखेंगे तब हमारा प्रोजेक्ट एंड पीरियड है, ठीक है ना, हमारा प्रोजेक्ट कौन सा पीरियड है, एंड पीरियड है, उस वक्त हमारा कैश फ्लो क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो मतलब कि ईयर एंड में तब आप प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ठीक है ना, तब आप प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, उस वक्त क्या कैश का फ्लो हुआ, उस वक्त भी तो कैश का फ्लो हो सकता है ना। मान लो आपने ईयर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे आप जो फिक्स एसेट परचेज की थी, अब आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो उस फिक्स एसेट की कोई ना कोई तो स्क्रैप वैल्यू होगी ना। अगर आपने 5 लाख की मशीन खरीदी तो हो सकता है वो 10,000 उसकी क्या वैल्यू हो, ठीक है ना, इतनी तो कबाड़ी की वैल्यू होगी उसकी, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, वो स्क्रैप वैल्यू। तो टर्मिनल कैश फ्लो में हम किसको कंसीडर करेंगे कि कितनी स्क्रैप वैल्यू है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्लियर। तो यहाँ पे उसकी इंक्लूड करेंगे, उसकी सैल्वेज वैल्यू को। और हाँ, जो अपने इनिशियल स्टेज में वर्किंग कैपिटल लगाई थी और ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड में क्या लगाई थी आपने, वर्किंग कैपिटल लगाई थी, तो वर्किंग कैपिटल तो आपकी क्यों रिकवर हो जाएगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की साइकिल तो चलती रहती है ना, गुड से कन्वर्ट किया कैश, ठीक है ना, फिनिश गुड कैश, आपसे क्या है, ये वर्किंग कैपिटल की साइकिल चलती रहेगी। तो आपने जो भी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट लगाई थी, अगर आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो वो वर्किंग कैपिटल की अमाउंट आपको क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी टर्मिनल कैश फ्लो में क्या इंक्लूड हो जाएगा, आपका सैल्वेज वैल्यू, जो भी उसकी स्क्रैप वैल्यू उस पर्टिकुलर मशीन की, प्लस आपका क्या, जो भी आपने वर्किंग कैपिटल लगाई थी क्या वो क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों आपकी क्या है, टर्मिनल वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल नेट का कितना कैश इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ, तो आपको कैसे पता लगेगा, तब आप उसको जो हमने ऊपर निकाला था कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, उसमें क्या कर दोगे, उसको ऐड करोगे इन दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग में लाइक हमारा प्रोजेक्ट था 10 साल का, तो ईयर एंड में आफ्टर 10 ईयर हमें टोटल कितना कैश का फ्लो हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो ये बताओ कि जो हमने कैश फ्लो डिस्कस किया कि क्या कैश, कैसे कैश फ्लो होगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, क्या आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अगर यहीं पर बात करती हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट वाली टेक्निक की, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उस टेक्निक के अंदर हम प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे क्या करने के लिए, अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वैल्यू कितना प्रॉफिट हो, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितनी वैल्यू जनरेट हुई उसको निकालने के लिए, ठीक है। वहां पर कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सेम होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि जो भी मेरा ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन है ना, इसको मैं माइनस नहीं करूंगी। ये मैं अगर मैं कैश फ्लो टेक्निक से निकालती हूँ, तो कैश फ्लो टेक्निक क्या कि कितना एक्चुअल कैश फ्लो हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन का तो कैश फ्लो नहीं हो रहा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बाद में माइनस कर दिया। लेकिन यहीं पर अगर मैं कंसिडर करती हूँ प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक को देंगे, तो हमारा प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक से हमें निकाल, तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना भी कैश आपका इनफ्लो हुआ है, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है, हम कह सकते हैं जितना भी आपने रिवेन्यू रिटर्न आपको मिला है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, उसमें से आप डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे और उसमें से आप क्या करोगे, फिर बाद में टैक्स माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन को एड बैक नहीं करोगे। आई थिंक ये आपको पूरा पॉइंट ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर क्या गिवन है, ठीक है। अब हम नोट्स करेंगे, नोट्स में से पढ़ेंगे ना, तो आपको इजिली क्या हो जाएगा, वहां से सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो देखो आगे कैपिटल बजटिंग के हमारी नोट्स हैं। तो कैपिटल बजटिंग का सिंपल से पहले तो मैंने मीनिंग लिख रखा है, जस्ट मैंने आप अभी बताया कैपिटल बजटिंग क्या आप क्या कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, किसका एस्टिमेट कर रहे हो, कितना आपको एक्सपेंस लगने वाला है किसके अंदर, आपकी फिक्स्ड एसेट के अंदर, और कितना वहां से यील्ड और रिटर्न वहां से जनरेट करोगे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है ना, एक्सीडिंग 1 ईयर, बात क्लियर। तो कैपिटल बजटिंग आपका क्या है, इवेल्युएटेड करता है किसको, एक्सपेंडिचर डिसीजन को, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका इन्वॉल्व है करंट आउटले कितना हुआ और वहां से कितना बेनिफिट आपको पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग ने क्या कहा कि आप कैपिटल को इन्वेस्ट करो, कितनी अमाउंट आपका एक्सपेंडिचर एक करंट टाइम पीरियड में क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम पीरियड में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और फ्यूचर में उससे कितना कैश जनरेट होगा, कितना रिटर्न क्या होगा जनरेट होगा, कितना बेनिफिट मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। तो वो हम कहां डिस्कस करेंगे, हम कहां देखते हैं कैपिटल बजटिंग में, क्या वो जो फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो हो रहा है क्या वो लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, जो आज के टाइम मैंने पैसे क्या किया है, इन्वेस्ट किया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसके कंपेयर में। ये चीज क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कि क्यों जो कैपिटल बजटिंग है इतनी इंपॉर्टेंस रखता है किसके अंदर, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि जो आपकी पूरी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड बच्चों, आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं फिक्स एसेट से रिलेटेड ना, और फिक्स एसेट ही एक्चुअल में एक फर्म के लिए ट्रू अर्निंग होती है। ट्रू अर्निंग क्यों कहा मैंने फिक्स एसेट हो, क्योंकि उसी फिक्स एसेट को यूज करके आप
फिनिश गुड्स बनाओगे और फिनिश गुड्स को सेल करके आप क्या करोगे, रेवेन्यू जनरेट करोगे। ये चीज क्लियर यहाँ पे, ठीक है। देन सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक लंबे टाइम पीरियड को क्या करता है, कवर करता है। और हमें तब हम लंबे टाइम पीरियड की बात आए ना, तो वहां पर हमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई बीच में तो वापस से रिवर्स आना क्या है, बड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप रिवर्स आ भी गए तो आपको काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो सेकंड क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के अंदर आपका ये इफेक्ट करता है आपके लॉन्ग टाइम पीरियड को, ठीक है, और जो कि आपके लिए क्या नहीं है, इजिली रिवर्सेबल नहीं है। क्लियर। अगर आप रिवर्स आ भी जाओ, वापस से उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर दो, उस प्रोजेक्ट को क्या कर वापस से खत्म कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट से वापस से रिवर्स आ रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती है तब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो कब मिलने वाला, हम प्लानिंग कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना। कब की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं ना। तो जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट रिसीव होगा, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, फ्यूचर अनसर्टन है। हम अभी बैठ के हम सब कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतना रिटर्न जनरेट होगा, हम इतने प्रोडक्ट सेल कर देंगे, वहां से इतना प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो फ्यूचर हमने अभी बैठ के हम जो डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या वो एक्यूरेट होगा, बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए यहाँ पे हमारे लिए क्या है, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व, थोड़ा डिफिकल्टी आती है, तब भी हम क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे फिर आगे क्या है, फ्यूचर रिवेन्यू इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ मार्केट। तब भी हम फ्यूचर रिवेन्यू की बात करें ना, कि फ्यूचर में हमें कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का साइज कितना है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो साइज है मार्केट के अंदर, कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसमें से आपकी फर्म शेयर कितना है। क्लियर हुआ ना। और ये सब कुछ चीजें डिसाइड करते कैसे, कि आपका प्राइसिंग पॉलिसी क्या है आपकी, आप कैसे एडवर्टीजमेंट करते हो, कैसे प्रमोशन करते हो, आप कितने एफर्ट डालते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये सब इन फैक्टर्स के ऊपर क्या चीजें हैं, ये आपकी डिपेंड करती है। क्लियर यहाँ पे ये, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, फिर ये कह रहा है कि और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो आज है ना, आपको प्रोजेक्ट 10 साल की है, हो सकता है बीच में ही कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो आपको क्या हो सकता है, ह्यूज लॉस हो सकता है। तो एक डिफिकल्टी ये भी है, आपको हर एक फैक्टर को कंसीडर करके क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी फ्यूचर की। तो ये कुछ डिफिकल्टीज आती है तब हम कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन को लेते हैं। यहाँ पे चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अब आपके क्या काइंड्स का, कितने टाइप्स के आपके क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। तो नाम से ही क्लियर है, एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या, कि जहां पर आप एक प्रोजेक्ट को क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, दूसरे को क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। कंपेयर करके किसको कंपेयर करके, उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करके, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हो, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका भी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, आप उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या हो रहा है, कम जनरेट हो रहा है, उसको आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो ये सिंपल सा आपका क्या है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो क्या लिख रखा है, this is the fundamental decision in capital budgeting. If the project is accepted, the firm would invest in it. If the project is rejected, the firm does not invest in it. ठीक है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट फर्म ने एक्सेप्ट कर दिया तो प्रोजेक्ट कंपनी क्या करेगी, उसके अंदर इन्वेस्ट कर देगी। अगर कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दे तो उसके अंदर क्या करेगी, उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे चीज क्लियर, ठीक है। आगे क्या कहा, all those proposal which yield a rate of return greater than a certain required rate of return और cost of capital are accepted and the rest are rejected। तो इसने क्या कहा, एक certain rate of return, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका जो cost of capital है ना, वो कितनी है, 10% आई, ठीक है ना। cost of capital क्या, उस प्रोजेक्ट में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कम से कम 10% तो आपको क्या करना, वहां से कवर करना। क्यों, क्योंकि 10% तो आपका उस प्रोजेक्ट की क्या है, आपकी कॉस्ट ही आई है, ठीक है। अगर आपने 10% कवर नहीं किया किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या डिसाइड किया कि जितनी आपकी कॉस्ट है उस कैपिटल के ऊपर, जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है कैपिटल को यूज करके, अगर वो कॉस्ट कवर हो रही है तो आप इसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, और बाकी के रेस्ट प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% से क्या है, हाइयर है, तो एक्सेप्ट कर लिया। अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, लोअर, किसी प्रोजेक्ट का 10% से उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है यहाँ पे आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट क्या करो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंड की अवेलेबिलिटी, अवेलेबल कितना है फंड, वो भी तो मैटर करता है ना। तो मान लो आपने 3 प्रोजेक्ट क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, बट फंड इतना अवेलेबल है नहीं कि तीनों प्रोजेक्ट को क्या कर लो, फर्म के अंदर इनिशिएट कर लो। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करोगे आप लोग, आप जाओगे फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन के ऊपर। यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट तो क्या है, सिर्फ इतना सा बताता है कि अगर आपका जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है
कोई प्रोजेक्ट अगर उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करे तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और उससे कम करे तो क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। दिस इज सिंपल, ये आपका क्या है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। ठीक है, ये क्या है, इसने क्या कहा, अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आर एक्सेप्टेड। तो इस क्राइटेरिया को तो हम यूज करेंगे, सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या हो जाएंगे, अपने आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आर प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लो आर अनरिलेटेड और इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। इंडिपेंडेंट क्या है, जिसका हर एक का जिसका कैश फ्लो और इनफ्लो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, the under the accept and reject decision all independent project are satisfy the minimum investment criteria should be implemented। तो इसने क्या कहा, अगर accept reject decision आपने क्या किया है, प्रोजेक्ट आपने कोई भी जितने भी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, अगर उन्होंने सभी ने क्राइटेरिया क्या कर दिया, फुलफिल कर ले, तो आप सभी को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन फंड भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना, और हम फंड है जो हर कंपनी का क्या है, लिमिटेड फंड है। ठीक है, तो उसके लिए आप किस पे आओगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन। ये आपका क्या है कि जहां पर आप जैसे ही एक प्रोजेक्ट को क्या करोगे, एक्सेप्ट करते हो, सेकंड वाला अपने आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, उसको क्या करने की, एक्सेप्ट करने की, जो एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इसने आगे क्या कहा, देखो, which compete mutually exclusive project are which compete with other product in such a way, वो इस तरह compete करते हैं एक प्रोडक्ट से, जैसे आप एक प्रोजेक्ट को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, वो अपने आप सेकंड वाले की जो प्रोबेबिलिटी उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, क्या करने की, एक्सेप्ट करने की। ठीक है, द अल्टरनेटिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ओनली वन मे बी चोजन। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, एक ही क्या करना है, चूज करना है। सपोज एग्जांपल दे रखा है कि किसी कंपनी को इंटेंडिंग टू बाय न्यू फोल्डिंग मशीन। ठीक है, वो मशीन को क्या करना चाहती है, बाय करना चाहती है। उनके पास 3 कॉम्पिटिंग मशीन है, 3 कॉम्पिटिंग मशीन की क्या उनके पास ब्रांड है। देन ईच विद द डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सभी की क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या अलग अलग है। तो इसका मतलब तीनों क्या इंडिपेंडेंट है ना, सभी की इनिशियल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या अलग अलग है। बट द 3 मशीन रिप्रेजेंट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव एज ओनली वन ऑफ दीज कैन बी सिलेक्टेड। ये तभी रिप्रेजेंट करेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही मशीन को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, आगे क्या है, इन अवर एग्जाम्पल इफ ऑल दी मशीन आर रिजेक्टेड अंडर द एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड डिसीजन द फर्म शुड नॉट बाय अ न्यू मशीन। अगर एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन के अंदर अगर तीनों फर्म इस क्राइटेरिया को मीट ना करती तो क्या करते, तीनों फर्म को क्या कर देती, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन के अंदर कंपनी क्या कर देती, रिजेक्ट कर देती। लेकिन वहां पर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, यहाँ पे एक्वायर सिग्निफिकेंस व्हेन मोर देन, ये तब इंपॉर्टेंस गेन करता है, तब इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है कि इसकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की, तब आप एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के अंदर क्या कर लो, एक से ज्यादा प्रपोजल क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो वहां पे आप कहते हो सम टेक्निक हैज टू बी यूज्ड, तो कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हो जिसकी हेल्प से आप जो बेस्ट अल्टरनेटिव है ना उनके अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम ये भी पढ़ेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, आपके पास 3 प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक है ना, और तीनों प्रोजेक्ट का जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो ग्रेटर देन है उसकी कॉस्ट ऑफ किससे, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न जो जनरेट कर रहे हैं ना वो हाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इन तीनों प्रोजेक्ट में से किसको एक्सेप्ट करोगे, ये भी हम टेक्निक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, कौन सी टेक्निक इस केस में क्या होगी, हेल्पफुल होगी। और यही यहां पर भी इसने यही डिस्कस कर रखा है, अगर मान लो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन के अंदर सारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए, सभी प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट है, 10% से क्या है, कम है। ठीक है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब क्रिएट होगी, प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी कब, तब अगर वो सारे प्रोजेक्ट क्या है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना उनसे ज्यादा रिटर्न क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो हम तीनों प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, उसके अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि ऐसी टेक्निक को स्टडी करेंगे जो हमें ये बताएगी कि इन तीनों प्रोजेक्ट में से आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। ठीक है, और जैसे ही हमें ये पता लगेगा तीनों प्रोजेक्ट में से सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वहां पे अपने आप जो सेकंड एंड थर्ड प्रोजेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना अच्छे से ये कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या है, पक्का। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्या है, आपका कैपिटल राशनिंग डिसीजन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो कैपिटल है ना वो लिमिटेड है। सबको पता है कि जो फर्म के पास जितनी भी फर्म है सबके पास कैपिटल क्या है, लिमिटेड कैपिटल है, किसी के पास भी अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये डिसाइड करना कि लिमिटेड कैपिटल जो लिमिटेड फंड है उसको कैसे एलोकेट किया जाए कि जो फर्म है उसको लॉन्ग रन के अंदर उसके जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाए।
तो यहाँ पे देखो, अगर किसी भी फर्म के पास जो फंड है वो क्या है, अनलिमिटेड फंड है, ठीक है, इस केस में क्या हो, जितने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, ठीक है ना, जो हाई यील्ड रिटर्न क्या कर रहे हैं, जो ग्रेटर यील्डिंग रिटर्न यील्ड कर जनरेट कर रहे हैं कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम क्या कर लेंगे, सभी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द फर्म के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट फर्म के पास क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होते हैं, ठीक है। उस केस में हम कैसे कैपिटल को कैसे डिवाइड करेंगे कि उस फर्म को जो रिटर्न है वो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्या करना, राशनिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था फर्म मस्ट देयरफॉर द राशन देम, ठीक है ना, कैपिटल को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो फर्म एलोकेट फंड टू द प्रोजेक्ट इन अ मैनर, इस तरह से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी जिससे उसके लॉन्ग रन रिटर्न है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ये आपका क्या है, कैपिटल राशनिंग। और मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आपका बन चुका है एनटीए नेट के अंदर, ठीक है, तो ध्यान से करना। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, मैं तो विद एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर करूंगी कौन सी टेक्निक यहाँ पे हेल्पफुल होगी, कैसे आपको कैपिटल राशनिंग करनी है, ठीक है। तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। और रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं आपके, ठीक है। फिर देखो आपका as the objective is used to limit capital our different investment opportunity that overall require capital more than available, ठीक है, more than available. The first step would be determine the profitability index of each project. तो इस केस में आप क्या करोगे, profitability index निकालोगे सभी प्रोजेक्ट का। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या, आपकी ये भी टेक्निक है। किसकी टेक्निक, आपकी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है, जो आपको ये बताती है कि अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो उस 1 रुपए से आप कितना इनफ्लो क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना। हर एक 1 रुपीज के आउटफ्लो पे आप कितना इनफ्लो जनरेट कर रहे हो, ये हमें पता लगता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट और सबका जो रिटर्न है, जो एनपीवी हमने निकाला वो क्या, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो भी रिटर्न जनरेट हो वो हाई हो रहा है। तो आप किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाओगे, कैसे निकालोगे, कि अगर मैं पर्टिकुलर ए प्रोजेक्ट, मान लो मेरा 3 प्रोजेक्ट आपके ए बी सी, और तीनों के अंदर जो आपका रिटर्न है हाई जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे कि अगर मैं ए प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हूँ और वहां पे 1 रुपया लगाने पे मेरे को ए प्रोजेक्ट कितना इनफ्लो जनरेट करके देगा, ऐसे अगर मैं बी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं तो वहां पे 1 रुपया लगाने में बी प्रोजेक्ट में तो मेरे को कितना इनफ्लो मिलेगा। ऐसे सी प्रोजेक्ट में अगर 1 रुपया लगाया गया सी प्रोजेक्ट में तो इनफ्लो कितना जनरेट होगा सी प्रोजेक्ट में, ठीक है। जिसका इनफ्लो ज्यादा होगा, मतलब कि जिसका पर रुपीज इनफ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, उसी प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे, देन सेकंड, देन थर्ड, आप ऐसे क्या करोगे, उस कैपिटल को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल, अगर आप कंफ्यूजन हो तो आप इस एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल में क्या दे रखा है कि मान लो आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और आपके पास फंड कितना अवेलेबल है, 80 लाख रुपए है, क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप कैसे डिसाइड करोगे, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, 4, 5, इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल की क्या है, इनके अंदर रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास फंड तो सिर्फ कितना है, 80 लाख रुपीज है, ठीक है। इतनी फंड और उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या, ये भी हम एक टेक्निक हमारी, इसके आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है, कि आप जितना भी पैसा, आप फ्यूचर में जितना भी रिटर्न जनरेट होगा, जितना भी रिटर्न आपको क्या होगा, रिटर्न जनरेट होगा फ्यूचर में, उसकी आज के टाइम प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर मैं 22 लाख रुपए लगा रही हूं तो फ्यूचर में जो भी रिटर्न जनरेट होगा ना इस 22 लाख रुपए से, उसके आज के टाइम पे वैल्यू है 3.5 लाख रुपए, मतलब 3.3 लाख रुपीज, ठीक है ना, 3,30,000 रुपीज क्या उसकी वैल्यू है। 22 लाख रुपए लगाने पे कितने प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी मेरे को, 3,30,000। ऐसे ही 25 लाख रुपए लगाने पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 10 लाख, और 15 लाख रुपए लगाने पे कितनी मिलेगी, 9 लाख, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है मेरे को, सेकंड वाला प्रोजेक्ट। अगर मैं पीआई जो मैंने अभी बताया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज ना करूं तो सेकंड प्रोजेक्ट में लिए क्या है, बेस्ट है, तो मैं सेकंड प्रोजेक्ट में क्या कर दूं, पैसा लगा दूं, ठीक है ना। उसके बाद ज्यादा रिटर्न कौन जनरेट कर रहा है, 9 लाख रुपए, थर्ड वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन ये भी तो कंपेयर करेगा ना कि अगर 1 रुपया इस प्रोजेक्ट में लग रहा है तो उसके बदले कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो अब देखो हम कैसे डिसाइड करेंगे पीआई की हेल्प से कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है इन सब 5 प्रोजेक्ट में से, ठीक है। तो देखो लेट्स सी, तो यहाँ पे आपने 22 रुपए लगाए, उसके ऊपर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी जनरेट हुई, 3.3 लाख की। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी इनफ्लो होगी उस वक्त, 22 लाख का आपका प्रोजेक्ट था वो होगी, प्लस आपने एक्स्ट्रा कितना उसके ऊपर जनरेट किया, 3.3 लाख, ठीक है। 3.3 लाख आपने क्या किया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जनरेट किया। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल इनफ्लो कितना आपके पास कैश का, टोटल इनफ्लो हुआ 25.30, ठीक है। 25,30,000 रुपए आपको क्या टोटल इनफ्लो हुआ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। तो यहाँ पे आप कैसे, आपको 25 लाख
30,000। आपका आउटफ्लो कितना है टोटल? यहाँ से आपका जो आउटफ्लो आपने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया तो कितना क्या था? 22 लाख। तो इस केस में जो आपने 22 लाख पैसा क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, और उसको कंपेयर में जनरेट कितना किया? 25.30। इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.15। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हो? 1 रुपये 15 पैसे। हम लोग 15 पैसे आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हो हर रुपये के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का निकाल लोगे। ऐसे मैंने सेकंड का निकाल कितना निकला? 1.40, 1.60 थर्ड का, एंड 1.16 एंड 1.20 फिफ्थ प्रोजेक्ट का। तो सबसे बेस्ट, सबसे फर्स्ट रैंकिंग आप किसको दोगे? कौन से निकला आपका? थर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपका सबसे, अब अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है यहाँ से? 1.160। इसका मतलब 60 पैसे आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, ठीक है। 1 रुपया लगा के आप 60 पैसे अलग से क्या रिटर्न जनरेट कर रहे हो? उसे 1 रुपए के ऊपर। तो फर्स्ट रैंकिंग किस प्रोजेक्ट को दी जाएगी? थर्ड प्रोजेक्ट को। और इसी प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे? सबसे पहले फंड जो 80 लाख रुपए सबसे पहले आप किसमें लगाओगे? 15 लाख थर्ड प्रोजेक्ट में लगाओगे, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड रैंक वाला प्रोजेक्ट है उसमें लगा दोगे। तो ये क्लियर हो यहाँ पे? तो लेट्स सी कैसे कैसे हम फंड का क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे। तो देखो, आपका जो हमें फर्स्ट रैंक हमने किसको दी थी? आपने थर्ड प्रोजेक्ट को हमने क्या दिया? फर्स्ट रैंक दी थी, ठीक है। तो उसके अंदर कितना टोटल इन्वेस्टमेंट होनी थी? 15 लाख। तो 15 लाख की अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मेरी अमाउंट कितनी बचेगी? 65 लाख, क्योंकि मेरे पास टोटल कितना अवेलेबल था? 80,000, सॉरी 80 लाख। 80 लाख में मैंने 15 लाख इसमें लगा दिया। थर्ड प्रोजेक्ट में कितना फंड बचा मेरे पास? लेफ्ट कितना है? 65 लाख। अब 65 लाख में से जो सेकंड रैंकिंग थी उसके अंदर फंड को क्या कर दूंगी? मैं एलोकेट कर दूंगी। 25 लाख मैंने क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया। बचा कितना? 40 लाख। देन ऐसे ही क्या करके आप क्या कर दोगे? इन्वेस्ट कर दोगे। और आप क्या करोगे? जब आपका फिफ्थ प्रोजेक्ट है जिसको थर्ड रैंकिंग दी गई थी, उसमें कितने रुपए लगने थे आपके? 23 लाख लगने थे, लेकिन जो बैलेंस कैपिटल आप उसके अंदर कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे कौन सा प्रोजेक्ट आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को रैंकिंग दोगे और अपने फंड को क्या करोगे? एलोकेट करोगे। ये क्लियर यहाँ पे ना। तो अब हम थोड़ा डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन और बन सकते हैं कैपिटल ट्रांसफरिंग के बारे में। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी कैपिटल ट्रांसफरिंग से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल ट्रांसफरिंग मीनिंग मैंने आपको बता दिया। कैपिटल ट्रांसफरिंग का मतलब क्या? वो सिचुएशन जहां पे बिजनेस के पास क्या हो? लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड हो, और उसको क्या करना? प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो, ठीक है। Therefore cannot accept all positive net present value प्रोजेक्ट। जो हमारे पॉजिटिव नेट एनपीवी वाले प्रोजेक्ट हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमने जस्ट अभी देखा ना, हमारे पास 5 प्रोजेक्ट थे और पांचों की एनपीवी क्या थी? पॉजिटिव एनपी थी। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही थी उस पांचों की क्या थी? पॉजिटिव थी ना। लेकिन क्या हम हर 5 प्रोजेक्ट के अंदर क्या पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे? नहीं ना, पॉसिबल था, क्योंकि हमारे पास फंड क्या थे? सिर्फ 80 लाख थे, और उनके अंदर जो पैसा लगना था वो क्या था? ज्यादा था। तो हमने क्या किया? इस तरह फंड को एलोकेशन किया है फंड का, कि हमें जो आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टाइम पीरियड में हमें क्या हो? मैक्सिमाइज हमारे क्या हो? रिटर्न हो, ठीक है। वो हमने किसकी हेल्प से किया? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की हेल्प से किया। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आगे क्या है? In capital raising situation, a company may have forego some of the project whose IRR is above the overall cost of the firm। उसने क्या कहा? कैपिटल राइजिंग के केस में क्या करते हैं? कंपनी को करना पड़ता है, कुछ प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ता है जिनका जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कह दें, या फिर जिनका एनपीवी क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बजट है ना, वो उसकी क्या है? सीलिंग है, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे दो वर्ड है, हार्ड कैपिटल ट्रांसफरिंग एंड सॉफ्ट कैपिटल ट्रांसफरिंग। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बन चुका, तो इसको ध्यान से करना। आपकी हार्ड कैपिटल ट्रांसफरिंग क्या हुई आपकी? ये क्यों क्रिएट होती है? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। एक्सटर्नल फैक्टर इसका मतलब क्या? कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो फर्म है वो कैपिटल को रेज नहीं कर पाती, वो अपने फंड को इंक्रीज नहीं कर पाती। कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसके कारण जो फर्म है वो क्या नहीं कर पाएगी? फंड को रेज नहीं कर पाएगी। और फंड को रेज नहीं कर पाए तो उसके पास फंड क्या होंगे? लिमिटेड अवेलेबल होंगे, और लिमिटेड फंड को ही उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो आपका हार्ड कैपिटल ट्रांसफरिंग के अंदर क्या है? आपका कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके कारण जो फर्म है उसको डिफिकल्टीज हो रही है क्या करने के लिए? एडिशनल फंड्स को रेज करने के लिए, ठीक है। और वो एडिशनल एक्स्ट्रा क्या है? लाइक इम्परफेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट और डेफिशिएंसी इन मार्केट इंफॉर्मेशन। फिर आपकी क्या है? सॉफ्ट कैपिटल ट्रांसफरिंग। वो किसके कारण क्रिएट हो रही है? आपकी इंटरनल फैक्टर के कारण, ठीक है।
इंटरनल फैक्टर क्या, जो फर्म की इंटरनल पॉलिसी है उसके कारण आपके पास जो फंड की अवेलेबिलिटी है ना वो लिमिटेड है। हो सकता है कोई सीलिंग अमाउंट लगा रखी हो फर्म ने, ठीक है, तो उसके कारण अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है ना, तो उसके कारण जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आपको किसके अंदर आ जाएगा, सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग के अंदर। तो इंटरनल कैपिटल राशनिंग इज कॉज्ड बाय सेल्फ इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन बाय मैनेजमेंट टू इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले, जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया। उसका रीजन क्या हो सकता है कि वो अनविलिंग है कि वो अपना कंट्रोल क्या ना कर दे, लूज ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्म खुद अनविलिंग है क्या करने के लिए, ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले करने के लिए। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको कैपिटल राशनिंग क्या है आपका अच्छे से, कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं कि क्यों फर्म के पास जो फंड है वो लिमिटेड अवेलेबल होते हैं, उसके लिए कुछ फैक्टर भी इफेक्ट कर सकते हैं फर्म को, जो कि आपको क्या है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर कुछ इंटरनल फैक्टर है, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी टेक्निक। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि कौन कौन से आपका कैश फ्लो एंड वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है। कैश फ्लो का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इसके बारे में, जहाँ पे हमने 3 स्टेज पढ़ी थी कैश फ्लो की। सबसे पहले इनिशियल स्टेज, देन हमने देखा सब्सिक्वेंट स्टेज एंड देन हमने देखा था अपना कौन सा, टर्मिनल स्टेज, ठीक है। तो कैश फ्लो के यहाँ पे कुछ बेनिफिट बता रखे कि कैश फ्लो कैसे बेटर है कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट के, ठीक है। तो कैश फ्लो मेथड आपका क्या है, बेटर मेथड है इसके अंदर इकोनॉमिक वायबिलिटी के अंदर। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस इंक्लूड नॉन कैश एक्सपेंस, इसके अंदर क्या आपके नॉन कैश एक्सपेंस भी इंक्लूड है जो कि एक्यूरेट पिक्चर नहीं दे पाता, ठीक है ना, इकोनॉमिक वैल्यू की। तो लेकिन जो आपका कैश फ्लो उसके अंदर सिर्फ क्या है, आपके सिर्फ कैश एक्सपेंस क्या है इंक्लूड, कैश ट्रांजैक्शन ही सिर्फ क्या है इंक्लूड है। कंपनी विल एक्सपीरियंस वंस द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, कॉन्सिक्वेंटली द फर्म शुड मेजर द फ्यूचर नेट बेनिफिट इन द कैश टर्म, जहां पे फ्यूचर में कितना कैश इनफ्लो होने वाला है, कितना बेनिफिट मिलने वाला है, वहां से फेयर पिक्चर फाइंड आउट कर सकती है। लेकिन अगर वहां पे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो नॉन कैश आइटम को लेकर चलता है जो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो आगे क्या करेगा, इकोनॉमिक वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक आउटफ्लो, कि इकोनॉमिक एक्चुअल में आउटफ्लो कितना हुआ, एक्चुअल में इनफ्लो कितना हुआ, किससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो कैश फ्लो इसलिए बेटर है किससे, आता अकाउंटिंग प्रॉफिट से, क्योंकि कैश फ्लो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को लेकर चलता है, जहां पे आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉन कैश ट्रांजैक्शन को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है, जो एक्चुअली इकोनॉमिक वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। आगे क्या है, देयर अकाउंटिंग एम्बिग्यूटी इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट अंडर अकाउंटिंग प्रॉफिट, एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हर एक अलग अलग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाता है, प्रोविजन का कोई फिक्स रेट नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ एम्बिग्यूटी है, तब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग प्रॉफिट की हेल्प से। तब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर नहीं है। अगर वहीं पे हम कैश फ्लो की बात करें तो वहां पे सिर्फ आपका जो एक्चुअल टर्म में कैश इनफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, हम उसको ही सिर्फ क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो मेथड रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जहां पे हम कैश फ्लो टेक्निक के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की, आर मोर हिस्टोरिकल, वो मोर हिस्टोरिकल अक्रूवल बेस के ऊपर बेस है, ठीक है ना, वो एक्चुअल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमारा कैश फ्लो जो मेथड है वो क्यों बेनिफिट है, क्यों हमें सिर्फ कैश मेनली जो हम यूज करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जो कैश फ्लो के ऊपर क्या हो, बेस हो, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट ऊपर क्या हो, बेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कैश फ्लो, जैसे कि अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं टैक्स इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं। याद रखना क्वेश्चन बन जाता है कि किस किस कैश फ्लो के अंदर किसको कंसीडर करते हैं और किस को कंसीडर नहीं करते। तो टैक्स इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, इफेक्ट ऑन अदर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अगर किसी आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी दूसरे प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के कारण कोई इफेक्ट हुआ है, तो जो इफेक्ट कोई कैश इनफ्लो हुआ है, फिर कोई कैश आउटफ्लो हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के कारण उस नए प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो इसने यही कहा है कि इट लाइकली दैट द रिजल्ट ऑफ द न्यू प्रपोजल द कैश फ्लो ऑफ द ओल्ड प्रोजेक्ट विल बी अफेक्टेड, दिस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन द होल एस्टिमेटिंग द कैश स्ट्रीम फ्रॉम द न्यू प्रपोजल। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। थर्ड आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे और कैश फ्लो के अंदर। तो इसने क्या कहा, अगर जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपकी ओवरहेड है, अगर उसके कारण आपके डिसीजन के रिजल्ट के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, अगर वो डिसीजन वो आउटफ्लो वो ओवरहेड इतना इंपॉर्टेंट है जो डिसीजन पे इफेक्ट डाल सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। देन इट शुड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इफ देयर इज गोइंग ऑन चेंज, इफ देयर इज नो चेंज इन द ओवरहेड देयर विल बी नो रेलेवेंट। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर ओवरहेड के कारण, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा नए प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हम उसको कंसीडर
नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव डेप्रिसिएशन। तो क्या डेप्रिसिएशन हम कंसीडर करेंगे? जस्ट हमने अभी देखा था, जल्दी बताओ क्या डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे? इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अपना नेट जो कैश इनफ्लो हुआ है, जो एक्चुअल कैश इनफ्लो हुआ है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार सिर्फ डिडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस से क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख रखा है, क्या है देखो, इवन नॉन कैश एक्सपेंडिचर व्हिच डज नॉट हैव कैश आउटफ्लो बट हैज टू बी डिडक्टेड व्हाइल वर्किंग आउट द टैक्स। लेकिन हम इसको डिडक्ट करेंगे कब? तब हम इसको टैक्स का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। बट बाद में कंपनी एक्ट प्रेस्क्राइब, क्योंकि कंपनी एक्ट ने प्रेस्क्राइब रखा था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बेस एज वेल एज स्ट्रेट लाइन मेथड से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हो। सिर्फ इसलिए हमें वहां पे क्या करना है, जो एक्चुअल कैश इनफ्लो हुआ है उसको कंसीडर करना है, हमें टैक्स की वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। बाद में वापस से क्या कर देंगे, उस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एड बैक कर देंगे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपने वर्किंग कैपिटल में क्या किया है, इंक्रीज किया है, अगर आपने वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो पार्ट बन जाएगा किसका, कैश आउटले का। हमने वहां पे डिस्कस किया था, तब मैंने आपको कैश फ्लो का पूरा चार्ट करवाया था, ठीक है ना। कि अगर आप कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, कोई वर्किंग कैपिटल या फिर कोई भी फिक्स्ड कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, आप सब्सिक्वेंट ईयर में ऐड करते हो, तो आप उसको क्या करोगे, कंसीडर करोगे, उसको ऐड करोगे टोटल कैश आउटले के अंदर। क्लियर यहाँ पे? तो ये हम सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट वाली स्लाइड में। आगे है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, कि कैसे एस्टिमेट करोगे कैश फ्लो का, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने निकालना देखा था वहां पे, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी वहां पे निकालना देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या आपकी, कि एक्चुअल में जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो कितना इनिशियल कैश आउटफ्लो आपका होगा। वहां पे ये आपका न्यू एसेट, आपकी क्या प्राइस क्या है न्यू एसेट का, ठीक है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर कोई एक्सपेंस किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किया, तो उसके अंदर ऐड होगा, वो किसका पार्ट बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर इंक्रीज इफ डिक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, कोई भी इंक्रीज हुआ डिक्रीज वर्किंग कैपिटल के अंदर, उसको भी क्या करेंगे, इंक्रीज हुआ तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज हुआ तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सारा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर कोई आपका ओल्ड प्रोजेक्ट था, कोई भी ओल्ड एसेट थी, आपने उसको सेल करके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जस्ट हमने लास्ट वाले पॉइंट में ही डिस्कस किया था कि जो कोई अदर प्रोजेक्ट है, अदर प्रोजेक्ट का कोई इफेक्ट है क्या, हम उसको कंसीडर करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि कंसीडर करेंगे, अगर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको यही दे रखा है, अगर आपने कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ओल्ड एसेट को क्या करके, सेल करके फिर रिप्लेस करके, तो जो भी वैल्यू आपको रिसीव हुई होगी उस ओल्ड प्रोजेक्ट से, तो वो अमाउंट क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट में से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने क्या किया, कुछ एक ओल्ड एसेट थे आपके पास, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 लाख रुपए थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 9 लाख क्या होगा आपके लिए, कैश आउटफ्लो होगा। क्लियर यहाँ पे ये बात? माइनस या फिर प्लस कर देंगे टैक्स सेविंग ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। तो सिंपल सी बात, अगर आप से लॉस होगा तो आपका टैक्स का सेविंग होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है उस ओल्ड मशीन को सेल करने के बाद, तो टैक्स का आपको क्या पे करना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ा। तो उसका इंपैक्ट भी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड या माइनस करेंगे। क्लियर? तो आपको क्या निकल कर जाएगा, टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो। यहाँ पे क्लियर? तो आपको ये याद रखना जरूरी है बच्चों, और यहाँ से रियलिटी में क्वेश्चन बने हैं कि किसको हम कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो याद रखना, मोस्टली हम क्या करते हैं कि तब ओल्ड प्रोजेक्ट की बात आए, ओल्ड प्रोजेक्ट को सेल किया, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, उसको कंसीडर करेंगे अगर उसके ऊपर इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। अगर न्यू प्रोजेक्ट में इंपैक्ट हुआ है ओल्ड प्रोजेक्ट का, उसको भी कंसीडर हम यहाँ पर करेंगे। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात आए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को उनको कंसीडर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपैक्ट डालते हैं डिसीजन मेकिंग पे। तो सिंपल सी बात ये है, अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर इंपैक्ट डालता है कोई भी एक्चुअल कैश आउटफ्लो, एक्चुअल कैश इनफ्लो, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे उस नई इनिशियल कॉस्ट के अंदर। फिर आपका आएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग हुई आपका सब्सिक्वेंट कैश फ्लो, हमने जो वहां पे देखा था, ठीक है। उसके हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि जितना भी सेल हुआ उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, ठीक है। और आपके बाद क्या आ गया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर टैक्स का इंपैक्ट, टैक्स डिडक्ट किया, फिर वापस से डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। अगर कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको भी क्या कर देंगे, उसके अंदर से माइनस हम यहाँ से
कर देंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो चुका होगा जो भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा क्या था, टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कौन सा, जो लास्ट ईयर में आपका क्या होता है, कैश फ्लो होगा, वो आपका क्या होगा, टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, टर्मिनल ईयर मतलब लास्ट ईयर में जो भी होगा, और किसी कारण नेट करने के कारण। ठीक है, तो कुछ आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, रिलीज होगी, और हो सकता है कुछ स्क्रैप वैल्यू वहां से आए, तो उस स्क्रैप वैल्यू को भी क्या करेंगे, उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन टेक्निक। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक जो कि आपको किसके ऊपर बेस, आपकी जिसको हम कह सकते हैं कौन सी, नॉन डिस्काउंटेड बेस्ड टेक्निक। जो डिस्काउंटेड बेस्ड टेक्निक आपकी नहीं है उसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक। और जो आपकी डिस्काउंटेड बेस्ड टेक्निक है, आपकी सेकंड डिस्काउंटेड बेस्ड टेक्निक, या आपकी डिस्काउंटेड बेस्ड टेक्निक और आपकी नॉन डिस्काउंटिंग बेस्ड टेक्निक है। ठीक है, वो हम कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और ये कंप्लीट होने के बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।